हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए। मुझको उम्मीद है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और अगर कोई डाउट होगा वो तुरंत आप पूछ लेंगे भैया। ठीक है, डाउट पूछने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि होता है ना कि जहाँ पर अपना फायदा होता है वहाँ पर हम लोग पीछे नहीं हटते। ठीक है, ये नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई में तो आपका ही फायदा होने वाला है ना, तो आप भी पीछे मत रहिएगा पूछने में। ठीक है, लेकिन पूछेंगे तब जब आप चैनल पे लगातार जुड़ेंगे, और लगातार जुड़ने के लिए जो रेड वाला बटन है, जी हाँ, सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो भैया जल्दी से जल्दी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेड वाला बटन दिख रहा है खट से प्रेस कर दीजिए और बेल वाला आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए और आपको जो रिवीजन है, जिसकी कंटिन्यूटी आप एक बनी हुई है, वो कंटिन्यूटी न ब्रेक हो, क्योंकि कंटिन्यूटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इजी है। जी हाँ, तो जरा हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग है भैया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये जो चैप्टर है बहुत, पहले बात छोटा है और दूसरी चीज इजी बहुत है। ये चैप्टर आपको 2 लेक्चर में भी फिनिश कर दूंगा। चाहो तो एक लेक्चर में फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन कम खाओ सॉलिड खाओ। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ वर्ड यूज होते हैं, यूज करते हैं हम लोग डेफिनेशन में, समझने में, जो भी है वो पहले वर्ड समझ लेते हैं। ठीक है, वो वर्ड समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो कुछ वर्ड हैं, मैं पहले वर्ड लिखे थे ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्लास्टिक बॉडी, दूसरा वर्ड है इलास्टिक बॉडी, तीसरा वर्ड हम लोग इसमें पढ़ते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, चौथा फोर्स हम लोग पढ़ते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, पांचवा वर्ड पढ़ेंगे इसमें हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, और छठा वर्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, ये लगभग इतने वर्ड होते हैं जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, और स्टूडेंट करता क्या है कि इन वर्ड को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देता है और चैप्टर समझने की कोशिश करता है। जैसे हम, ये कंडीशन वही हो गई कि जैसे हम तो घर तो बहुत बढ़िया बनाना चाह रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा बना दें, लेकिन नींव जो रखते हैं, नींव पे ध्यान ही नहीं दिया। जब नींव कमजोर हो जाएगी तो क्या घर वो टिकेगा, चाहे इतना बढ़िया बना दीजिए आप, नहीं टिकेगा। बिल्कुल डिटो यहां पर है। ये चैप्टर जो है, ये वाला, ये चैप्टर इन पॉइंट्स, इन छोटे छोटे वर्ड्स पे बेस है। जब ये वर्ड ही नहीं समझ में आएगा तो आगे चाहे कितना भी बढ़िया कर लो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ लेते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, या एक साइड से चलते हैं। देखो, प्लास्टिक बॉडी, जैसा कि नाम से पता है, देखिए कुछ नेचर में बॉडी होती हैं जिनको आप प्रेस करो, उनके शेप को बिगाड़ दो। ठीक है, और जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो फोर्स जो बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए हम जो यूज करते हैं, वो फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म मतलब होता है उसके शेप को बिगाड़ देना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, कि ऐसा फोर्स जिसका यूज हम बॉडी के शेप को बिगाड़ने के लिए करते हैं, वो कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया।
ये हो गया हमारा ठीक। अब देखो, नेचर में कुछ बॉडी जो होती हैं जो जिनके शेप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिनके शेप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि नेचर में कुछ बॉडी जो होती हैं जिनके शेप में अगर हम चेंज कर दें, जिनके शेप में हम लोग चेंज कर दें, और अगर हम वो फोर्स हटा दें जिसकी वजह से हम चेंज उसमें बॉडी में चेंज कर रहे थे, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में ना आ पाए, तो वो बॉडी क्या कहलाएंगी? प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, या तो शेप में चेंज ना हो, या जब हो तो वे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए। जैसे रबर बैंड होता है, खींच दीजिए और छोड़ोगे तो फिर से छोटी हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, स्प्रिंग है, थोड़ा सा खींच दीजिए, क्या होगा? लिमिट से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खींचिए, क्या होगा? फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गीली मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी को जब प्रेस करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर जब आप वो फोर्स हटाओगे तो क्या फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिनके शेप में हम चेंज नहीं कर सकते, या जिनकी बॉडी में हम जिनके शेप में चेंज कर देते हैं लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो फिर से अपने शेप को रिगेन नहीं कर सकती, वो कहलाती हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अब देखो इलास्टिक बॉडी क्या होगा? ऐसी बॉडी जिसपे हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसी बॉडी जिसपे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप को बिगाड़ दिया, लेकिन जैसे ही हमने उस पे से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, तुरंत क्या हुआ? ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गई। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड क्या होता है? खींचो और जैसे आप खींचा बंद कर दोगे, छोड़ दोगे हाथ, तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हो? इलास्टिक बॉडी बोलते हो। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप को बिगाड़ने के लिए यूज आता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। कुछ बॉडी जो ऐसी होती है नेचर में जिसपे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उनके शेप में चेंज होता है, लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो वो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, वो कहलाती है प्लास्टिक बॉडी। और जो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं वो कहलाती हैं इलास्टिक। क्लियर? देखो, रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी का शेप बिगड़ने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो अपने आप नहीं आती हैं, उनके अंदर एक फोर्स वर्क करता है, इंटरनल फोर्स, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। ये रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है जो उस बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जो बॉडी की बिगड़े हुए शेप को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। जैसे नाम से पता लगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर करना। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए जैसे कुछ बॉडी जो होती हैं शेप बिगड़ने के बाद कोशिश तो करती है कि अपने ओरिजिनल शेप में चले जाए। कुछ बॉडी बिल्कुल एज इट इज आ जाती है, कुछ बॉडी एज इट इज नहीं आ पाती है। ठीक है, तो जो बॉडी शेप बिगड़ने के बाद जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं, बिल्कुल परफेक्टली ओरिजिनल फॉर्म में, वो कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, और जो नहीं आ पाती हैं वो कहलाती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को एक्वायर ना कर सके वो कहलाती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, और जो अपने ओरिजिनल शेप को एज इट इज एक्वायर कर ले वो कहलाती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ये हो गया भैया 6 डेफिनेशन। इन 6 डेफिनेशन के बेसिस पर ही आगे के चैप्टर्स जो हैं, ये आगे का जो चैप्टर है ये वाला, यही आगे मूव करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग ये हमारे 6 जो पॉइंट थे ये तो क्लियर हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखो, अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ये क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, बॉडी पे फोर्स लगाए तो क्या होगा? बॉडी पे फोर्स को हो या डिफॉर्मिंग फोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉडी पे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी के शेप में क्या हो गया? चेंज हो गया। बॉडी के शेप में चेंज हो गया, ठीक है। अब वहीं पे डेवलप होता है स्ट्रेस, वहीं पे डेवलप होता है स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है भैया? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे अगर हम इस पेन को प्रेस करें तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अब स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इसको भैया कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। किसी किसी बुक में आपका ये भी फॉर्मूला लिखा मिल सकता है, किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा बना वो हुआ स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया या अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वो हम यहां से निकाल लेते हैं। देखो भैया, स्ट्रेस की यूनिट तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एफ की यूनिट न्यूटन, फोर्स ही तो है, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? देखो, स्ट्रेस होता है कि अप्लाइड फोर्स कितने तरीके से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स इस बॉडी पे कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जितने तरीके से अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उतने तरीके का आ जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। देखो देखिए, पहला तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस, और तीसरा होता है भैया आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस भी बोलते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है। देखो, जैसे टेंसाइल, अगर हम इस बॉडी को पकड़ के खींचे, अगर हम उसको खींचते हैं तो ये क्या होगा? इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। पकड़ करके खींच दे, स्ट्रेच कर दें। कंप्रेशन मतलब अगर हम इसको ऐसे प्रेस कर दें, दम लगा करके प्रेस करें तो क्या होगा? ये छोटा होने की कोशिश करेगा, तो इस समय जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, हमने इसको पकड़ के रखा है और इसकी ऊपर वाली सरफेस पे हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। इसको हम एक बुक से एक्सप्लेन करना चाहें कि जैसे मान लो ये बुक है हमारे पास, ठीक है। मैंने इसका नीचे वाला हिस्सा पकड़ के रखा है और ऊपर वाले हिस्से पे हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। ये देखो, ऊपर वाला हिस्सा तो मूव कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा वही रखा हुआ है। तो इस तरीके से जहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मूला सबका वही रहता है, एफ अपॉन ए। लेकिन यहां पर तीन तरीके के स्ट्रेस हो गए, एक टेंजेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस,
कंप्रेशनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। क्लियर? तीनों क्लियर हो गया आपको? चलो, उसके बाद एक और वर्ड यहां पे हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रेन। देखिए छोटे छोटे वर्ड ही है, ज्यादा कोई खास इस चैप्टर में है नहीं। अब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है? जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक? अब देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम बॉडी में लेंथ में चेंज होना देख रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लेंथ हो जाएगा, अगर हम उसके वॉल्यूम में देख रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगी, जो भी चीज हम देख रहे होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा, ये है स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक रेशियो होता है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ठीक है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, और स्टूडेंट लिख जरूर देता है, ठीक है? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये यूनिट लेस होता है। अभी आगे बताएंगे भी कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका ओरिजिनल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्मूला हो गया कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो इसको भी हम लोग पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे देखिए इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है? अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा हो गया आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है? अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हम इस स्ट्रेन में लेंथ में होने वाले चेंज को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक एल लेंथ की रॉड है, मैंने इसको खींच दिया, ठीक है? मैंने इसको खींच दिया तो इसकी लेंथ में इतनी बढ़ोतरी हो गई डेल्टा एल की, ठीक है? इतनी बढ़ोतरी हो गई या इतने में चेंज हो गया। तो फॉर्मूला अगर हम लिखें तो क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना हुआ है, डेल्टा एल का, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। बस, कठिन लग रहा है? कुछ नहीं। अब इसकी यूनिट निकालो जरा, ये भी एक लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसकी यूनिट लेस होता है, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं वॉल्यूमेट्रिक पे। जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है? अभी इसका वॉल्यूम है v, अब इसको आप चाहे कंप्रेस करो चाहे बढ़ाइए, मान लेते हैं इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, चारों तरफ से लगा दिया, तो अब ये सिकुड़ करके इतना हो गया, ठीक है? अब इसका जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो डेल्टा वी का चेंज हो गया। कितने का चेंज हुआ, डेल्टा वी का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है? एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहां पे हम लोग माइनस लगा देंगे, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे इसको हम खींच दें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कम हम दिखा रहे हैं तो लगा देंगे माइनस। तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस तो हम प्लस लेंगे, और इफ डिक्रीज करेगा तो हम लोग
माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद शियर स्ट्रेन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये थीटा ही होता है। ठीक है, अभी होता क्या देख लेते हैं। देखो जरा, एक हम क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका नामकरण कर दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब मैंने किया क्या, जो नीचे वाला बेस था ये वाला, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स लगाइए, ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स लगा दीजिए। क्या होगा, ऊपर वाली सरफेस थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये ऊपर वाली सरफेस जो है ए कहां पे आ गया, ये ए डैश पे आ गया, बी कहां गया, बी डैश पे आ गया, डी कहां पहुंच गया, डी डैश पे, सी कहां गया, सी डैश पे। तो जब हम नीचे वाली सरफेस को पकड़े हुए हैं, जैसे अगर हम इस बुक से आपको एक्सप्लेन करना चाहें, देखो जरा, नीचे वाली सरफेस को पकड़े हुए हैं, ऊपर वाली सरफेस को फोर्स लगा रहे हैं। देखो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो रही है। ठीक है, पहले यहां पे थी और अब क्या हुआ, धीरे से शिफ्ट हो गई। तो अब ये कितना शिफ्टिंग हुई है, देखो जरा, ये यहां पे जो शिफ्टिंग हुई है ये है थीटा। ठीक है, यही जो होता है ये आपका शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपान एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि लेंथ कितनी है, अगर आप एल लेंथ मानोगे और ये चेंज जो हुआ ये वाला, ये डेल्टा एल मान लेते हैं तो फॉर्मूला यही लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेन। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला है वो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लेंथ लेंगे तो लेंथ आ जाएगा, वॉल्यूम लेंगे वॉल्यूम आ जाएगा, जो लेंगे आप वो आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक आपका शियर स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और शियर की बात करते हैं तो शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन क्या है कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसके नीचे वाले हिस्से को हमने फिक्स कर दिया और ऊपर वाले को फोर्स किया, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ए डैश पे आ गया, बी डैश पे आ गया, डी डैश पहुंच गया, सी डैश, तो कितना शिफ्ट हुआ, थीटा डिग्री। तो थीटा आपका है वही आपका शियर स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है वैसे इन सभी की कोई यूनिट नहीं होगी, ये सब यूनिटलेस होती है। ठीक, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, ये भी एक छोटा सा डेफिनेशन हो गई। फिर एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो भैया, और नेक्स्ट वीडियो भैया आपको हम फिगर के जरिए आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अभी तो देखिए फॉर्मूले एक्सप्लेन करना भी जरूरी है, अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको ट्रिक से याद करना है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अब है एक वर्ड आता है यहां पर, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखिए जैसे स्प्रिंग ले लीजिए आप, स्प्रिंग को थोड़ा खींचिए, छोड़ दीजिए, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अगली बार उससे ज़्यादा खींचिए, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जब छोड़ दोगे अब की बार उससे ज़्यादा खींचो, फिर से आ जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक समय जब आप उसको बहुत ज़्यादा खींच देते हो, फिर छोड़ो, फिर वो उससे लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज़ की एक लिमिट है खींचने की।
अगर उस लिमिट को हम क्रॉस कर देंगे फिर वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि हर एक इलास्टिक बॉडी की लिमिट होगी। अगर हम उस लिमिट के अंदर रहते हैं तो वो बॉडी जैसे डिफरिंग फोर्स हटाएंगे वो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में खट से आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस किए नहीं। ठीक है, तो जो इलास्टिक लिमिट है भैया वो है मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर व्हिच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, यानी कि उस बॉडी पे लगा हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको हटाते ही वो बॉडी फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो मान लेते हैं ये स्प्रिंग बनाई मैंने, ठीक है, अभी मैंने इसको इतना खींचा, फोर्स हटाया, फिर से पहुंच गई ओरिजिनल शेप में, इतना खींचा, जैसे डिफरिंग फोर्स हटाया फिर से यहाँ पे आ गई, और खींच दिया, फिर से जैसे फोर्स हटाया फिर से यहाँ पे आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया अब वो वहां पे नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है मैंने ये आखिरी लिमिट हो गई थी, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए बस इससे ज्यादा जैसे हम जाएंगे फिर वो बॉडी इलास्टिक नहीं रहेगी, प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो ये लिमिट मतलब क्या होता है? लिमिट ही होती है, जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी है 5 किलोमीटर दौड़ने की, दौड़ जाओ, लेकिन फिर 5 के बाद फिर आप कदम नहीं दौड़ा सकते। ठीक है, वही होता है ना कि सर इतना काम हमसे करा लो, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ये लो आप लोग डेली कहते हो। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। हुक्स लॉ, इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब लोग को याद रहता है। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, सब यही बोलते हैं। अगर पूछो किसी से स्ट्रेस हुक्स क्या होता है, हुक्स लॉ, सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका हुक्स लॉ होता है। लेकिन ये लाइन जो लिखी हुई है ये हमेशा वैलिड नहीं होती है, ये कुछ कंडीशन या कुछ समय के बाद इनवैलिड हो जाती है। तो हमको वो कंडीशन भी तो लिखनी पड़ेगी कि जिस कंडीशन में ये चीज वैलिड होती है, बिल्कुल ये हुक्स लॉ ही होता है, लेकिन ये जिन कंडीशन में वैलिड है वो कंडीशन भी तो लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर हमको ये भी बताना रहेगा अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये लाइन अगर आप नहीं बोलते हो तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बोलना पड़ेगा अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर पूरे ये जो कंप्लीट आपने सेंटेंस बोला इसी को कहते हैं हुक्स लॉ। अब यहां पर इक्वल लगाइए, एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, तो यहां पर जो E है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो E है भैया यहां लिखे दे रहे हैं, जो E है इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हो। ठीक है, किसी भी नाम से पूछ लेता है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कहेगा कि भैया हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये लिखना है, और कभी कभी पूछ देता है कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो लड़के कंफ्यूज जाते हैं, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया ये सामने लिखा तो है, लिख देना है इट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बस। ठीक है, या कुछ नहीं समझ में आया तो यही पूरा छाप दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है भैया ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा उस मेथड पे डिपेंड करता है जिस मेथड से आप बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा? पहला तो ये कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि किस मेथड से उस बॉडी को हम डिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज लगभग ये आपका आधा चैप्टर फिनिश हो गया है। आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें बहुत सारी हैं, छोटे छोटे वर्ड बहुत सारे हैं, आप इसको एक बार देखिएगा। जो भी वर्ड या डेफिनेशन आपको ना समझ में आए तुरंत कमेंट में पूछ लीजिएगा, सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर लिखने से एक्सप्लेन हो जाएगा तो मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और भैया जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, और आप क्या चाहते हो चैनल के माध्यम से ये भी आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भैया इसी का आगे का पार्ट, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, बहुत सारी चीजें हैं वो लेके आऊंगा। तो अब हम ये कहना चाहेंगे भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी डाउट हो पूछते रहिए। तो इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।